हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब चंगा भला चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं, इस लेक्चर को देखते हैं हम लोग और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है पहले देखते हैं। थोड़ा सा एनसीईआरटी देखो, अभी 2-3 वीडियो से एनसीईआरटी नहीं देख रहे थे हम लोग और फिर हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें और भी चीज़ देखे हैं। ब्लड ग्रुपिंग हुआ, बहुत कुछ देखा है हम लोगों ने। चलो पहले यहाँ देखते हैं सिकल सेल एनीमिया। इस वीडियो में और भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो क्या देखना है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले 3 से 4 वीडियो के बाद आपको ये डायग्राम पे एक क्वेश्चन दिखाई देगा, उसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई देगी, उस चीज़ को हम लोग उस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, नॉर्मल आरबीसी का शेप दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नॉर्मल आरबीसी का शेप दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा यहाँ पे लिख रहा है नॉर्मल एच बी जीन है, एच बी ए जीन है, देखो दिख रहा है ए जीन लिख रहा है, एच बी एस जीन लिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे लिखा है जी ए जी, यहाँ लिखा है सी टी सी, यहाँ लिखा है जी टी जी, यहाँ लिखा है सी ए सी। एक चीज़ यहाँ पे गौर करो, क्या चीज़ में चेंज आ रहा है। ये जो जी ए जी है ना, ये जी टी जी हो गया, और ये सी टी सी था ना, ये सी ए सी हो गया। यानी कि ये जो ए टी का जो पेयर है ना, ये जो न्यूक्लियोटाइड पेयर है, इसमें चेंजिंग आ रहा है। दूसरा बात, ये जी ए जी से जी ए जी बन गया, ये जी टी जी से जी ओ जी बन गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको दिख रहा है कि कौन सा टेम्पलेट, कौन सा स्टैंड टेम्पलेट के रूप में कौन सा स्टैंड काम किया होगा। तो ये नीचे वाला स्टैंड जो है टेम्पलेट के रूप में काम किया होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे देखो हमें पेयरिंग होता है, शार्गाफुल के मुताबिक पेयरिंग होता है, उसके हिसाब से यहाँ पे एमआरएनए बनता है, पेयरिंग होके बनता है, ठीक है। तो सी के सामने जी आएगा, टी के सामने ए आएगा, सी के सामने जी आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे ए रहेगा तो यू आएगा, बिकॉज इट इज एन एमआरएनए। आरएनए में तो हमारे पास थायमीन होता नहीं है। तो ओके, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पे देखो जी यू जी हो गया, जी ए जी हो गया। अब देखो तुमको यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड पता चल गया कि कौन सा वो 3 बेस पेयर मिल, कौन सा वो 3 न्यूक्लियोटाइड है जिससे मिल करके कौन सा वो 3 बेस पेयर जैसा कॉम्बिनेशन से हमें ग्लूटामिक एसिड मिलता है या फिर ग्लूटामेट मिलता है, और वो कौन सा है जिससे वैलिन मिलता है, अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे जी यू जी से वैलिन मिलता है, जी ए जी से ग्लूटामिक एसिड मिलता है। ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है यार, डायरेक्टली पूछा सकता है हार्ड करने की क्वेश्चन की, वैलिन को कोड करने वाली कौन सी अमाइनो एसिड है, तो जीयूजी है। और ग्लूटामिक एसिड को कौन सी कोड करने वाले अमाइनो एसिड, कौन सा कोड क्या है, तो वो है जीएजी, ठीक है ना। और ये ग्लूटामिक एसिड क्या है हमारे पास, अमाइनो एसिड है। इसका आप लोग को एंटी कोडॉन भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ये कोडॉन है तो एंटी कोडॉन भी पूछा जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे टीआरएनए आके ज्वाइंट करेगा, ठीक है ना। ये होगा हमारे पास एमआरएनए, एमआरएनए यहाँ पे टीआरएनए आके ज्वाइंट करता है, यहाँ पे अमाइनो एसिड होता है कि नहीं। तो ये जो अमाइनो एसिड है आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे एंटी कोडॉन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो जी ए जी का एंटीकोडॉन क्या हो जाएगा, सी यू और सी हो जाएगा। समझ में लो कि नहीं? क्योंकि जो टीआरएनए होता है वो भी आरएनए, वहां पे भी हमारे पास थाइमिन नहीं होगा, यूरासिल होगा, तो जी की जगह सी आएगा, तो सी यू सी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये हो जाएगा सी ए सी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन से ध्यान रखना है। दूसरी बात, सिकल सेल एनीमिया कैसा है, तो ऑटोसोमल लिंक्ड है, एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड नहीं है, रिसेसिव ट्रेट है, ये चीज ध्यान रखना है। हेट्रोजाइगोस होता है जिनके लिए। फिर ये सिंगल पेयर ऑफ जीन के द्वारा होता है, आपका क्या कंट्रोल होता है। एच बी ए जीन इज नॉर्मल जीन और एच बी एस जीन इज व्हाट, एच बी एस जीन इज व्हाट, इट इज अफेक्टेड जीन। तो हम लोग एच बी ए जीन को कैपिटल टी मान सकते हैं और एच बी एस को स्मॉल टी मान सकते हैं। तो जहां जहां आपको कैपिटल टी स्मॉल टी दिखेगा और जहां जहां कैपिटल टी कैपिटल दिखेगा, ये दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन जहां जहां स्मॉल टी दिखेगा, वही जगह होगा जहां पे आपको सिकल सेल एनीमिया दिखाई देगा। पहला बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे टेस्ट क्रॉस के, आपको समझना पड़ेगा। ट्रिक बता रहा हूं मैं। एच बी ए जिन को कैपिटल टी, नॉर्मल जिन को कैपिटल टी देखना है और स्मॉल को ऐसे देखना है। तो अगर देखो कैपिटल टी स्मॉल टी को कैसे, एक्चुअली क्या है, ये एच बी ए और एच बी एस है, ठीक है ना। ये कैपिटल टी स्मॉल टी एच बी ए एच बी एस है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, एक पैराग्राफ और बाकी है। तो ग्लूटामीन को वैलिन से, जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो वैलिन से रिप्लेस हो जाता है। ये क्वेश्चन हमने एक बार पहले किया है, 1-2 वीडियो पहले, है कि नहीं। तो वहां पे वैलिन का उल्टा लिखा हुआ था, वैलिन पहले था, ग्लूटामिक एसिड बाय था। तो एट 6th पोजीशन पे होता है बीटा ग्लोबिन चेन का ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 2 अल्फा 2 बीटा चेन होते हैं। ये भी पता होना चाहिए कि ये तरह का क्वाटर्नरी मॉलिक्यूल है, क्वाटर्नरी प्रोटीन है। ये चीज यहाँ से याद आना चाहिए। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में हम लोगों ने चीज को पढ़ा है और क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किए हैं बायोमोलिक्यूल्स के। तो ये सब्स्टिट्यूशन होता है अमाइनो एसिड के अंदर ग्लोबिन प्रोटीन चेन रिजल्ट ड्यू टू सिंगल। ये कैसी क्यों होता है? क्योंकि सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन होता है 6 कोडॉन पे बीटा ग्लोबिन चेन के, ठीक है। जीएजी से जीयूजी हो जाता है। अब देखो ये जीजी से जीयूजी कह रहा है, जो बीटा ग्लोबिन चेन का जीन के बारे में बात कर रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पे जीन डीएनए के बारे में नहीं बात कर रहा, ये बात कर रहा है एमआरएनए के बारे में। बिकॉज यहाँ पे देखो यू के बारे में बात किया है, जीएजी टू जीयूजी, जीएजी टू जीओजी के बारे में बात कर रहा है। ओके, द म्यूटेंट हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडर पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि क्यों होता है आरबीसी का शेप खराब, इसमें इलोंगेटेड सिकल लाइक स्ट्रक्चर क्यों हो जाता है आरबीसी का।
तो ये इसका रीज़न क्या है कि जब भी ऑक्सीजन लेवल कम होता है ना, जो हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है पॉलीमराइज कर जाता है। ये पॉइंट याद रखना है। ये तो सारे पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन पे आता था इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के रिगार्डिंग में कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? हीमोफीलिया हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, हम लोगों ने कलर ब्लाइंडनेस भी पढ़ रखा है, ठीक है ना, पढ़े हुए हम लोग। डोमिनेंट डिजीज नहीं है, इट इज एन एक्सलिंग रिसेसिव डिजीज। तो आंसर हो जाएगा डी। इनकरेक्ट पूछ रहा था। अब देखो ये वीडियो को मैं इसमें क्या क्यों दिखा रहा हूँ कि हम लोग को क्वेश्चन करना है। देखो ये ध्यान रखो, प्यूरिन टू प्यूरिन अगर होगा या पायरिमिडिन टू पायरिमिडिन चेंज होता है बेस पेयर में। देखो मान लो कि ये GAG था ना, और ये क्या चीज़ में बदल गया बताओ? GU में बदल गया था ये। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये A से बदला क्या U में बदल गया है कि नहीं? दिख क्या रहा है हमें कि एक प्यूरिन मॉलिक्यूल था वो पायरिमिडिन मॉलिक्यूल में बदल गया। ये न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल तो हर चीज़ को बोल सकते हैं ना, तो मैं मॉलिक्यूल शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो प्यूरिन जो न्यूक्लियोटाइड था हमारे पास, जो नाइट्रोजनस बेस था एक्चुअली में, और वो हमारे किस नाइट्रोजनस बेस में चला गया है? तो वो हमारे पायरिमिडिन नाइट्रोजनस बेस में चला गया। तो ऐसे जो चेंज होता है जिसमें कि प्यूरिन पायरिमिडिन में या फिर पायरिमिडिन प्यूरिन में बदलता है, उसे ट्रांसवर्जन कहते हैं। वर्जन ही बदल गया इसका, ठीक है। लेकिन अगर प्यूरिन से प्यूरिन में बदले या फिर पायरिमिडिन से पायरिमिडिन में बदले तो ट्रांजिशन कहलाता है। अब देखो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा ग्राफ है ये, ठीक है ना, इसको ध्यान से देखिएगा, आप लोग समझिएगा। अब यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एनसीईआरटी में इसका थोड़ा सा ही जिक्र है और इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। A to G प्यूरिन टू प्यूरिन ट्रांजिशन, C to T पायरिमिडिन टू पायरिमिडिन ट्रांजिशन, C to G पायरिमिडिन टू प्यूरिन ट्रांसवर्जन, T to A यानी कि पायरिमिडिन टू प्यूरिन, है ना, ये GB प्यूरिन था, C पायरिमिडिन है, और T से लेके A पे जा रहे हैं तो हमारे पास ये पायरिमिडिन टू प्यूरिन जा रहे हैं, तो ये भी हमारे पास ट्रांसवर्जन है। तो लास्ट के दो ट्रांसवर्जन, शुरू के दोनों ट्रांजिशन, आंसर A। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनोमिक म्यूटेशन। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए और कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी है। जीनोमिक म्यूटेशन इज, क्या होता है जीनोमिक म्यूटेशन? बहुत सारे आंसर बच्चा का होगा कि डी होगा ऑल ऑफ दिस। एग्जामिनेशन बॉडी के द्वारा जो एक्सप्लेनेशन दिया गया था इस क्वेश्चन का और उसका आंसर जो दिया गया था वो था बी, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और ये बात बहुत सही भी है। देखो चेंज इन नंबर ऑफ जीन्स इट इज समवॉट नॉट पॉसिबल और समथिंग, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज होते हैं जिसको हम लोगों ने क्रोमोसोमल म्यूटेशन या फिर एब्रेशन का नाम दिया है, ठीक है ना। क्रोमोसोमल प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ पे क्रोमोसोम का संख्या बढ़ जाता है। जीन की संख्या बढ़ना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है ना, क्योंकि नंबर ऑफ जीन्स जो होते हैं ना, किसी भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं और नंबर ऑफ जीन कॉपी हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम अलग ढंग का क्रोमोसोम नहीं बन सकता, ठीक है ना, कॉपी बनता है क्रोमोसोम्स का। दूसरा बात कि अगर क्रोमोसोम्स के कॉपी ना बन करके एकदम नया ढंग का क्रोमोसोम बन जाएगा तो स्पीसीज ही डिफरेंट कर जाएगा। बाद में आते हैं जीन्स पे, तो जीन्स अगर बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, कुछ नया ढंग के जीन्स ऐड हो जाते हैं तो वो भी स्पीसीज को ही बदल देगा। तो जीनोमिक म्यूटेशन, म्यूटेशन कहने का मतलब क्या हो रहा है कि हमारे पास कोई नया स्पीसीज नहीं बन रहा, जो एग्जिस्टिंग स्पीसीज है उसमें कुछ ऐसा बदलाव हो गया जो कि अब उसको एक तरह से एवोल्यूशनरी पॉजिटिव या फिर निगेटिव रूप में एवोल्यूशन में वो सिलेक्ट हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा म्यूटेशन हो जाए कि वो बॉडी बहुत कमजोर हो जाए, जैसे हम लोग कोरोना वायरस के बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि इट कैन म्यूटेट एंड द म्यूटेशन कैन बी रैंडम। म्यूटेशन कैसे भी हो सकता है, वो अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। अगर अच्छा हुआ तो वो उसके लिए अच्छा हो सकता है, शायद हम लोग के लिए अच्छा हो सकता है। अगर हम लोग के लिए अच्छा होगा तो कोरोना वायरस कमजोर हो जाएगा, उसके लिए अच्छा होगा तो वो ज्यादा मजबूत हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर इसका जो होगा वो होगा एक्यूरेटली आंसर इसका बी होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका यही है। एक्चुअल में भी शेप ऑफ क्रोमोसोम से उतना कहीं मतलब नहीं पड़ता, जेनेटिक म्यूटेशन में ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। आंसर डी नहीं होगा, आंसर बी होगा। तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसका आंसर याद रखिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन आए तो बी ही लगाना है। मैं नीट के हिसाब से पढ़ाता हूँ भाई, हम लोग अभी कोई रिसर्च पेपर नहीं देने वाले हैं। एमबीबीएस का बात है, एमबीबीएस के कॉलेज में आपको करनी पड़ेंगे अपने प्रोफेसर के साथ, ठीक है। मैं नीट के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे आंसर आपका बी आएगा। हैप्लॉइड्स आर मोर सुटेबल फॉर म्यूटेशन स्टडीज देन द डिप्लॉइड्स। दिस इज बिकॉज हैप्लॉइड्स जो होते हैं ज़्यादा सुटेबल होते हैं म्यूटेशन के स्टडीज के लिए। रीजन इसका पता है क्या है? क्योंकि हम लोग को रिसेसिव जो होते हैं ना, उसमें हम लोग को जितने भी हैप्लॉइड्स जो होते हैं उसमें हमारे पास क्रोमोसोम का बस एक ही क्रोमोसोम होता है, ठीक है ना। ऐसा कोई भी हमारे पास क्या कहते हैं उसे, होमोलॉगी पेयर नहीं होता। तो अगर होमोलॉगी पेयर नहीं होता तो यहाँ पे डोमिनेंट रिसेसिव कैसा भी जीन अगर इसमें रहेगा तो हमें दिखाई देगा। तो पता चलता है कि अगर म्यूटेशन हुआ भी, अगर म्यूटेशन रिसेसिव हुआ है तो ज़्यादा फेवरेबल होता है। बात ध्यान रखना, म्यूटेशन ज़्यादा रिसेसिव होता है तो ज़्यादा फेवरेबल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने में मुश्किल होता है, ये ग्रैंडफादर पैराडॉक्स की तरह है, लेकिन हाँ फिर भी म्यूटेशन जो होता है रिसेसिव होता है, ज़्यादा फेवरेबल होता है। यहाँ पे भी वही आंसर होगा यहाँ पे कि ऑल म्यूटेशंस विद डोमिनेंट और रिसेसिव आर एक्सप्रेस्ड इन हैप्लॉइड्स। हैप्लॉइड्स में चाहे रिसेसिव आ जाए चाहे डोमिनेंट म्यूटेशन दिखाई दे, हमें दोनों के फिनोटाइपिक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, उसका स्टडी करना आसान होता है।
द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डाउन सिंड्रोम इज ऑब्वियस सी बात है, 21st पेयर में ट्राइसोमी होता है तो 46 से 47 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में बात कर रहे हैं। व्हेन अ म्यूटेशन इज लिमिटेड टू द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम अनदर इज कॉल्ड, देखो जब भी कोई भी म्यूटेशन एक ही न्यूक्लियोटाइड के दूसरे न्यूक्लियोटाइड से बदलाव के बारे में बात करता है तो हम लोग पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैन हैविंग क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, देखो मैंने पहले बताया क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम वाला आदमी जो कि मैन यानी जो इंसान होगा, ह्यूमन बीइंग जो होगा, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम जिसको होगा वो एक्चुअली में मेल होगा, ठीक है, वो एक्चुअली में क्या होगा, मेल होगा। बाकी जो टर्नर सिंड्रोम का जो भी इंसान या फिर ह्यूमन बीइंग होगा वो एक्चुअली में फीमेल होगा, लेकिन दोनों के दोनों स्टेराइल होंगे, ठीक है, इंटरेस्टिंग पॉइंट, दोनों के दोनों स्टेराइल होंगे। रीजन, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में जो भी वो तो होगा तो मेल ही, लेकिन उसमें कुछ फीमेल कैरेक्टर्स उभर के आएंगे, ठीक है, और टर्नर सिंड्रोम में वो होगा फीमेल, वो होगी फीमेल, लेकिन फीमेल कैरेक्टर्स कम उभर के आएगा। देखो दोनों बातें अलग अलग है। अगर किसी मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल का दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है भाई, कि मेल में फीमेल कैरेक्टर आ नहीं सकता। दूसरी बात, अगर फीमेल है पूरी तरह से फीमेल कैरेक्टर आ नहीं रहा तो वो भी तो वो आधी फीमेल हुई ना, और ये मेल जो आधा फीमेल हो गया, तो ये जो मेल जिसमें आधा फीमेल कैरेक्टर्स आ रहा है वो आधा फीमेल हुआ, और जो फीमेल जिसमें आधी फीमेल कैरेक्टर्स आ रहे हैं बाकी नहीं आ रही तो वो भी तो आधी फीमेल हुई। इस ढंग से समझो, तो समय लॉजिकल उतना नहीं बता रहा, लेकिन मैं समझने के लिए इन सारे स्टेटमेंट का यूज कर रहा हूँ, ऑफेंड नहीं होना, ठीक है, इन सारी चीजों से, लेकिन हाँ एक दिमाग खुला रख करके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो इस बात को, ठीक है ना। तो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में एक्चुअली में जो ह्यूमन बीइंग होता है वो मेल होता है। रीजन एक्स एक्स वाई होता है यहाँ पे, और टर्नर सिंड्रोम में खाली एक्स होता है, ठीक है, यहाँ पे वाई बहुत बड़ा पार्ट रोल प्ले करता है। एन एबनॉर्मल ह्यूमन बीइंग विद एक्स 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 क्रोमोसोम वाज बोर्न टू, देखो इसमें भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक तरह से कह सकते हो कि बहुत सारे बच्चों का आंसर इसमें गड़बड़ हो सकता है। ए और सी में बहुत लोग का आंसर लग सकता है कि फ्यूजन ऑफ टू स्पर्म एंड वन ओवम एंड फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल ओवा इन द मदर, लेकिन हमें पता है ना कि हमें सबसे ज्यादा मोस्ट एक्यूरेट एग्जाम क्वेश्चन में आंसर लगाना होता है जो कि मोस्ट करेक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मोस्ट करेक्ट कौन सा है, अब इसको कैसे समझेंगे कि मोस्ट करेक्ट कैसे निकलता है। देखो पहला बात, एक चीज दिमाग में रखो, पॉलीगेमी जो होता है ना, एक ओवम का दो स्पर्म के साथ फ्यूज हो जाना, ये टेंडिंग टू इम्पॉसिबल टाइप चीज है, ऐसा नहीं कि होता नहीं है। बायोलॉजी में हमें हर चीज का एक्सेप्शन देखने को मिलता है, लेकिन ये टेंड्स टू इम्पॉसिबल टाइप है, मतलब ठीक है ना, ये बहुत मुश्किल से होगा, और होगा भी तो मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अंदर बहुत सारे केमिकल चेंजेस आ जाते हैं ओवम के अंदर, जैसे ही एक स्पर्म अंदर आता है तो बहुत कुछ होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल चेंजेस भी आती हैं, तो उस कारण से दूसरा स्पर्म जो होता है ओवम के अंदर आ नहीं पाता। लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि ओवम अपने आप में ही जब मदर में बन रहा होगा म्यूसिस के दौरान, तो ये अपने आप में ही ओवम ही एबनॉर्मल हो, तो ये आराम से हो सकता है कि म्यूसिस होने के दौरान कि म्यूसिस में जो गड़बड़ी होती है वो होने के चांसेस ज्यादा है रेदर देन दो स्पर्म का फ्यूजन हो जाना एक ओवम से। इसीलिए यहाँ पे मोस्ट करेक्ट आंसर प्रोबेबिलिटी के आधार पर हम लोग को एम लगाना पड़ता है कि यहाँ पे दो एक्स क्रोमोसोम जो आते हैं वो एक ओवम से आते हैं और एक एक्स क्रोमोसोम आता है स्पर्म से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी हम लोग को इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, स्ट्रिक्ट थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है ना। तो देखो इसमें डाउन सिंड्रोम याद रखना चाहिए 21, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, ये सारे के सारे ना आपको ट्राइजोमी के केस दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे ट्राइजोमी के केस हैं, ठीक है। हालांकि वाई क्रोमोसोम को तो हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं मानते हैं एक्स का, लेकिन फिर भी ट्राइजोमी के सारे केस हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि पटाउ सिंड्रोम जो होता है, पटाउ सिंड्रोम, उसको पटाउ कहो, पटाओ कहो, पटो कहो, जो भी कह लो, ठीक है ना, लेकिन ये पटाउ ही है, पटाने वाला सिंड्रोम ही है। ये भी 13th क्रोमोसोम का, ट्राइसोमी 13 मतलब क्या, 13th क्रोमोसोम का 3 कॉपी होता है। एडवर्ड को 18th क्रोमोसोम में 3 कॉपी होता है, डाउन में 21, और यहाँ पे 3 सेक्स क्रोमोसोम्स देखने को आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे कॉमन देखो कौन सा है, 1 in 500 एंड 1 in 1000 मेल्स। देखो 1000 से 500 मेल्स में एक तो क्लाइनेफिल्टर वाला होगा ही, 800 में एक डाउन सिंड्रोम होगा, 5000 में एक लाइव बर्थ, लाइव मतलब जो बच्चे जिंदा रह जाते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जिनका बच्चों का जन्म के साथ वो डेथ हो जाती है उनके बारे में बात नहीं कर रहे। तो 5000 लाइव बर्थ में एक एडवर्ड सिंड्रोम और 16000 लाइव बर्थ में एक पटाव सिंड्रोम होता है। तो देखो लो सबसे ज्यादा मुश्किल से कौन हो रहा है, पटाव में, तो 16000 बच्चों में बस एक मिलेगा, यहाँ तो 800 में ही एक अच्छा डाउन सिंड्रोम का मिल जाता है। दूसरी बात क्या कि याद कैसे रखेंगे, तो ऐसे याद रखो, डाउन सिंड्रोम 21 तो आपको याद रखना पड़ेगा भाई, तो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एडवर्ड को अठवर्ड याद रखो, एठवर्ड 18 और एठवर्ड, तो ऐसे याद रख सकते हो। देखो मैं ज्यादा कोई
एक्रोनिम और जो भी चीज़ें आप लोग करते हो ना, उस सब चीज़ों में उतना बिलीव नहीं करता। लेकिन हाँ, क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, जब आपके पास दिमाग में याद करने के लिए हज़ारों चीज़ें होंगी ना, तो आप एक फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले से कन्फ्यूज़ कर जाइएगा। इसलिए मैं उसको सजेस्ट नहीं करता। लेकिन ऐसे यहाँ पे याद आ सकते हो, एठवर्ड सिंड्रोम तो 18 और पटाओ में 13 होता है, ठीक है। आप कुछ भी सोच सकते हो उसके बारे में, 13, ठीक है। लास्ट के 2 क्वेश्चन देख रहे हैं। एडवर्ड सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम आर चेंजेस इन द चेंज इन द ऑटोसोम। देखो 13th क्रोमोसोम, ये तो 18 क्रोमोसोम है, 13th क्रोमोसोम है, 21st क्रोमोसोम है। चेंज इन ऑटोसोम से कारण होता है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंडेलियन डिसऑर्डर। देखो मेंडेलियन डिसऑर्डर में हमारे पास सिस्टिक फिब्रोसिस है, सिकल सेल एनीमिया है, बिल्कुल हाइमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस भी है। टर्नर सिंड्रोम में नहीं, टर्नर सिंड्रोम हमारे पास क्रोमोसोमल एब्रेशन या फिर कह सकते हो उसमें डिसऑर्डर्स में आता है, तो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है। ओके, अब अगले वीडियो में नहीं, तब तक स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी गाइस। लंबा वीडियो था, ये बहुत चीज़ें हम लोग को पढ़नी थी यहाँ पे। होप्स आप लोग अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं।